प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस वेलकम टू फिल्ड फ्रॉम यूट्यूब चैनल यूनिट 7 संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र एवं छंद का सामान्य परिचय। और क्लास हमारा जो है वो 73 है और टाइम हमारा जो रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वहां पे आपको डेली के डेली जो क्लास लगते हैं उसके लिंक जो प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जाएंगी। और ये हमारी फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ एंड फ्री बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये हमारी नेट फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें आपको 9 AM, 11 AM एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट के लिए एंड 6 PM को जो हमारा सेकंड पेपर संस्कृत है उसके लिए आपको क्लासेस मिल जाएंगी। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। यहाँ पे आपको डेली के डेली जो भी क्लास लगते हैं उसके PDF यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये हमारी फिल फॉर्म का जो YouTube पर चैनल है वहां पे हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें आपको 1 से लेकर अभी 73 तक के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं और जाने के लिए नीड नहीं रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको मैं बता दूं जो हमारा फिल फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो फर्स्ट गिव अवे था उसमें हमने इतने प्राइज रखे थे, सेकंड गिव अवे भी था हमारा एंड हमारा जो कल गिव अवे हुआ था उसमें हमने 10 टॉप 10 स्टूडेंट थे उनको हमने गिफ्ट प्रोवाइड करवाना की बात की थी और उनको गिफ्ट बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और हमारा जो मिशन है, हमारा जो एम है वो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लो ताकि हमें पता चले कि हमारा जो एम है वो क्या है। जो हमारी चिल्लाने की आवाज है ना वो NTA तक पहुंचनी चाहिए। वी वांट JRF ऐसा ना NTA तक सुनाई देना चाहिए ताकि NTA को भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट ना पहले से प्रिपेयर हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से लिख लो सभी स्टूडेंट। क्या है ना कि देखते तो काफी सारे हैं पर लिखते नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप सभी? जो भी नहीं लगाएगा ना यहाँ पे वी वांट JRF नहीं लिखेगा उसको मैं ना जोर से डांट दूंगी, ठीक है। ओके, फिर हम आगे देखते हैं हमारा कंप्लीट जो सिलेबस है वो देखते हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 9, 10 और अभी हमारा जो यूनिट 7 है वो कंटिन्यू हमारा हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इकाई 7 संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय में प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय हमने देखा था और आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो थे उनके बारे में है। तो आइए हम देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व एक ग्रीक दार्शनिक थे। वे दुनिया के बड़े विचारकों में से एक थे। उनके लेखक के घेरे में विचारों के सभी क्षेत्र शामिल हैं। अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और केवल 4 तत्वों से बनी है, मिट्टी, जल, वायु और अग्नि। उनके मतानुसार सूरज, चांद और सितारों जैसे खगोलीय पिंड परिपूर्ण और ईश्वरीय है और सारे 5वें तत्व से बने हैं जिसे वे ईश्वर कहते हैं। अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो के शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया।
एकात्रिनियस के मित्र शासक हिमयाज के निमंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में चले गए थे। वो वहां पर 3 वर्ष रहे और इस दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हिमपलिस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तु की ये दूसरी पत्नी थी। उनसे पहले उन्होंने पिथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसकी मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। उनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। पिता की मौत के बाद 70 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वह वहां पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई से अंतिम वर्ष में वो स्वयं एकेडमी में पढ़ाने लगे। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसके प्रशंसा स्वयं उनके गुरु भी करते थे। अरस्तु की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जो पहले इस पर के व्यक्ति थे और परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। अरस्तु और दर्शन। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हो, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किस तरह से जुड़े हो, किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन के में क्या ऐसा होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते रहते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिका का भी आरोप लगाया गया। वो दंड से बचने के लिए चले गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की शिक्षा। मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपेटिक्स कहलाने लगे। उसके बाद उनकी कृतियां। अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इनमें से कुछ ही अब तक सुरक्षित रह पाए हैं। सुरक्षित लेखों की सूची इस प्रकार है, जैसे कि पॉलिटिक्स, निकोमार्चे एथिक्स, यूडेमियन एथिक्स, भाषा शास्त्र जो रेटोरिक है, और पोएटिक्स जो काव्य शास्त्र, मेटाफिजिक्स, प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, parts of animals, movement of animals, progression of animals, generation of animals, sense and sensibilia, on memory, on sleep, on dreams, on divisions in sleep, meteorology, on youth, old age, life and death and respirations, physics, on the heavens, on generations and corruptions, on the soul, on the universe,
ऑन लेंथन्स शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, ये सब उनकी कृतियां है। अरस्तु ने काव्य के 3 रूप बताए हैं, प्रतिमान रूप, संभाव्य रूप, आदर्श रूप। ये 3 रूप अरस्तु ने काव्य के बताए हैं। मृत्यु, वापस आकर अरस्तु ने अपोलो के मंदिर के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि पर्यटक विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरस्तु का बाकी जीवन यहीं पर बीता। अपने महान शिष्य सिकंदर ने मृत्यु के बाद अरस्तु ने भी विष पीकर आत्महत्या कर ली। अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है और दूसरे स्तर पर उनका विकास भी। महान दार्शनिक प्लेटो ने कला और काव्य को सत्य से तिहरी दूरी पर कहकर उनका महत्व बहुत कम कर दिया था। उसके शिष्य अरस्तु के अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया। उनके अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचानकर उसे सरल तथा इंद्रिय रूप से पुनः रूपागत करने का प्रयत्न करता है। कवि प्रतिमान संभाव्य अथवा आदर्श तीनों में से किसी का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र है। वह संवेदना, ज्ञान, कल्पना, आदर्श आदि द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। इसके बाद है लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस को परंपरागत रूप से काव्य में उदात्त तत्व ऑन द सबलाइन नामक कृति का रचनाकार माना जाता है। इस कृति में अच्छे लेखन के प्रभाव की चर्चा है। लॉन्गिनुस का असली नाम ज्ञात नहीं है। वह यूनानी काव्यालोचना का शिक्षक था। उसका काल 1ली से लेकर 3री सदी तक होने का अनुमान है। ये प्लेटो, अरस्तु के पश्चात प्रमुख काव्य शास्त्री थे। इन्होंने औदात्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने उदात्त को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। इनका यूनानी भाषा का नाम लॉन्गिनुस तथा अंग्रेजी में लॉन्जाइनस था। इसकी रचना का नाम पेरिइप्सुप है, जिसका अंग्रेजी नाम ऑन द सबलाइन नाम से अनुवाद किया गया है। इसी को हिंदी में उदात्त की संज्ञा दी गई है। उदात्त के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम ही उदात्त है। उदात्त आत्मा की महत्ता का प्रतिबिंब है। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। यह उदात्त महान विचारों, संगठित अलंकार, योजना, अभिजात्य, पद रचना तथा प्रभाव की गरिमा में निहित है। वे वागाडंबर, बालेयता और भावाडंबर को उदात्तता में बाधक तत्व मानते हैं। उसके बाद है उदात्त का स्वरूप। लॉन्जाइनस ने उदात्त की परिभाषा और उसका सामान्य परिचय जिस रूप में दिया है, उससे प्रतीत होता है कि उनके समय में यह शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया था कि उन्होंने इसका विस्तृत परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। फिर भी उदात्त के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि सबलिमिटी इज क्रिएटिंग डिस्टिंक्शन एंड एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशंस, अर्थात अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदात्त है। इसी को लक्ष्य करके हिंदी आलोचकों ने यह स्वीकार किया है कि किसी रचना में उदात्त तत्व उपयुक्त तथा गरिमापूर्ण शब्द विधान आवेग को दीप्त करने वाली अलंकार योजना
तथा रचना विधान द्वारा अभिव्यक्त होता है। लॉन्जाइनस ने काव्य के उद्दात को वक्तृता के से एकदम भिन्न बताया है, क्योंकि काव्य में श्रोताओं पर उद्दात का प्रभाव तन्मयता के रूप में होता है, प्रवर्तक के रूप में नहीं। इस कारण लॉन्जाइनस की दृष्टि में भव्य कविता वही है जो आनंदित के कारण में हमें इतना निमग्न और तन्मय कर दे कि हम ऐसी उच्च भावभूमि पर पहुंच जाएं जहां वर्ण विषय विद्युत प्रकाश के भांति आलोकित हो उठता है। इस दृष्टि से लॉन्जाइनस के आनंदातिरेक और विश्वनाथ के विगलित वेदांतर में बहुत कुछ साम्य देखा जा सकता है। उद्दात के स्वरूप के अंतर्गत लॉन्जाइनस में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों को सामने रखा है। उसी से इन्होंने एक और उद्दात के आंतरिक तत्वों का उल्लेख किया है और दूसरी ओर उसके बाह्य पक्ष की भी विवेचना की है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं हम उद्दात का मूल आधार। उद्दात का मूल आधार क्या है? क्या वह वक्ता या लेखक की जन्मजात प्रतिभा पर आधारित होता है या उसका प्रस्फुटन शिक्षा दीक्षा से विचार किया जा सकता है या अभ्यास पर निर्भर है? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए लॉन्जाइनस ने मध्य मार्ग का अनुकरण किया है। उनके विचार से उद्दात न तो सर्वथा प्रतिभा सापेक्ष है और न पूर्णतः अभ्यास सापेक्ष। वस्तुतः उद्दात का आधार व्यक्ति का कोई एक पक्ष, एक गुण या एक प्रवृत्ति नहीं है, अपितु उसके पीछे संपूर्ण व्यक्तित्व के झलक होती है। अतः उद्दात की सृष्टि उद्दात व्यक्तित्व ही हो सकता है। महान प्रतिभाशाली उच्च विद्वान एवं यशस्वी चरित्रवान व्यक्ति ही उद्दात या उद्घोषक हो सकता है। लॉन्जाइनस के अनुसार उद्दात आत्मा की महानता का प्रतिबिंब होता है। सच्चा उद्दात केवल उन्हीं में प्राप्त है जिनकी चेतना उद्दात एवं विकासोन्मुख है। यह सर्वथा स्वाभाविक है कि जिनकी मस्तिष्क उद्दात धारणाओं से परिपूर्ण है, उन्हीं की वाणी से उद्दात शब्द झंकृत हो सकते हैं। इस प्रकार उद्दात का संबंध केवल प्रतिभा अध्ययन और भाषा के अध्ययन से नहीं, अपितु व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व से होता है। उसका निष्कर्ष हम देखते हैं। उद्दात अभिव्यंजना का प्रकर्षक और वैशिष्ट्य है। उद्दात का कार्य अनुनयन नहीं, अपितु सम्मोहन है। उद्दात सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल्य से भिन्न तत्व है। उसका प्रभाव क्रमिक नहीं, आकस्मिक होता है और उसके अलौकिक आलोक से कथा चमक उठती है। उसके बाद है उद्दात के स्तोत्र। यद्यपि उद्दात के मूलाधार साहित्यकार के व्यक्तित्व की महानता में निहित है, फिर भी रचना में उद्दात का तत्व लाने में लिए लॉन्जाइनस ने 5 स्त्रोतों की रचना की है। पहला है महान धारणाओं की क्षमता या विचारों की भव्यता। उसके बाद है प्रेरणा प्रस्तुत आवेग या भावावेश की तीव्रता। उसके बाद है समुचित अलंकार योजना। उसके बाद है उत्कृष्ट भाषा। उसके बाद है गरिमामय रचना विधान। ठीक है, उपर्युक्त 5 तत्वों में से प्रथम 2 जन्मजात अर्थात कवि प्रतिभा के अंग है और शेष 3 कला संबंधी विशेषताएं हैं। लॉन्जाइनस के कलाकृति में आवेगों की अनिवार्यता पर बल दिया है। इन्होंने आवेगों के 2 वर्ग बनाए, भव्य और भिन्न। लॉन्जाइनस के अतिशय मूलक अलंकारों को उद्दात का हेतु माना। इसके अनुसार विस्तरणा, शब्दोक्ति, प्रश्नालंकार, विपर्यय, व्यक्तिक्रम,
पुनरावृत्ति, प्रत्यक्षीकरण, संशय, सार, रूप परिवर्तन, पर्यायोक्ति, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों में उदात्त विद्यमान रहता है। उसके बाद है क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक बेनोडेत्तो क्रोचे यानी बेनोडेट्टो क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक है। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतः सत्ता स्थापित करना था। इनसे पूर्व कांट ने मन तथा बाह्य जगत के तादात्म्य और समन्वय का प्रतिपादन करते हुए दृश्य जगत की अपेक्षा की और हेगेल ने कांट की मान्यता स्वीकार करते हुए दृश्य जगत को भी महत्व प्रदान किया। इसके विपरीत क्रोचे ने केवल मानसिक प्रक्रिया को ही महत्व दिया है। उनकी दृष्टि में बाह्य उपकरण गौण साधन मात्र है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। कला का वास्तविक तत्व क्या है अथवा उसकी आत्मा क्या है, इस विषय में क्रोचे ने अपना गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया है, जो सूक्ष्म भी है। इन्होंने दार्शनिक हेगेल से प्रभावित होकर अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रोचे के समस्त सौंदर्य विवेचन में आत्म तत्व प्रतिष्ठित है। यह आत्म तत्व कलाकार की चेतना है। इस आत्म तत्व को क्रोचे ने आंतरिकी अभिव्यक्ति कहा है, जो इस जगत में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, सहज ज्ञान और अभिव्यंजना। सहज ज्ञान या अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना का अभिन्न संबंध है। जहां सहज ज्ञान होगा वहां अभिव्यंजना अवश्य होगी। सहज ज्ञान अभिव्यंजना के बिना या अभिव्यंजना सहज ज्ञान के बिना संभव नहीं है। क्रोचे के अभिव्यंजना शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, जो शाब्दिक अभिव्यंजना के बोध के साथ साथ रेखा, स्वर, गीत आदि सभी माध्यमों का बोधक है, जिसे चित्र, संगीत, नृत्य आदि को किसी भी रूप में अभिव्यंजना होती है, जो सहज ज्ञान अभिव्यंजना का रूप धारण नहीं कर सकता। वह वास्तव में सच्चा प्रतिभा ज्ञान नहीं है, वह केवल प्राकृतिक तथ्य और संवेदन बनकर रह जाता है। Every true institution is also expressions, that which does not objectify itself in expressions is not institution but sensation and more natural facts. उदाहरणार्थ, जब कोई चित्रकार किसी वस्तु की झलक मात्र देखता है तो हम यह नहीं कह सकते कि उसे सहज ज्ञान हुआ है। हम सहज ज्ञान की उपलब्धि तब मानेंगे जब वह उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, अर्थात जब वह अपने अंतर्मन में उसे पूरी तरह अभिव्यक्त कर लेगा। इस प्रकार क्रोचे सहजानुभूति को आंतरिकी अभिव्यंजना या आंतरिकी रूप रचना मानता है, जो सौंदर्य तत्व को जन्म देती है। वह उसे आत्मा का अभिव्यंजनात्मक कर्म मानता है। इसी कर्मों के द्वारा कलाकार भावनाओं तथा संवेगों के आवेग को नियंत्रण में रखता है और प्रभावों को बिंबियों में अभिव्यक्त कर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। अतः क्रोचे सहजानुभूति को ही अभिव्यंजना मानता है। यह अभिव्यंजना आंतरिकी होती है, बाह्य नहीं। सौंदर्य ज्ञान की व्याख्या करते हुए क्रोचे ने कलात्मक निर्माण की 4 श्रेणियां स्थित की है, जो कि पहली है अंतः संस्कार, दूसरी है अभिव्यंजना, तीसरी है आनुषंगिक आनंद और चौथी है अभिव्यक्ति। तो पहली देखते हैं हम अंतः संस्कार यानी इम्प्रेशंस। जब दृष्टा किसी वस्तु को देखता है तो
उसके चित्त पर कुछ संस्कार पड़ते हैं। उसके बाद है अभिव्यंजना यानी एक्सप्रेशन। इन संस्कारों के जागृत होने पर मन ही मन इसकी आंतरिकी अभिव्यक्ति होने लगती है जो अभिव्यंजना कहलाती है। उसके बाद है आनुषंगिक आनंद जो कि प्लेजर्स। दृष्टा के मन में सौंदर्य बोध से एक प्रकार के आनंद की उत्पत्ति होती है। उसके बाद है अभिव्यक्ति जो कि ट्रांसलेटेड ब्यूटी। जब अभिव्यंजना आंतरिक की न रहकर शब्दों आदि के माध्यम से स्थूल रूप में अभिव्यक्त होती है वो है ट्रांसलेटेड ब्यूटी जो कि अभिव्यक्ति। किंतु दूसरी श्रेणी में आने वाले आंतरिकी अभिव्यक्ति ही सच्ची अभिव्यंजना है क्योंकि क्रोचे इसी को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। क्रोचे का कवि कोई भाषा नहीं बोलता अपितु मन ही मन जो मूर्तिमान होता रहता है वह उसका आनंद उठाता है। लेकिन जब तक बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक संसार में कविता का जन्म नहीं होता। वैसे भी सामान्य भाषा में अभिव्यंजना से प्रयोजन शब्द का अभिव्यक्ति से ही होता है। कला में शब्दों के अतिरिक्त अभिव्यंजना के अन्य माध्यम भी होते हैं जैसे रंग, पत्थर आदि। किंतु अभिव्यंजना सिद्धांत की मान्यता है कि बाह्य प्रकाशन अथवा संप्रेषण के बिना ही अभिव्यंजना की संपूर्ण क्रिया संपन्न हो जाती है। उसके बाद सहज ज्ञान और कला। कला का संबंध सहजानुभूति से है। जिस समय सहजानुभूति जागृत होकर अभिव्यंजित होने लगती है तभी कला का जन्म होता है, कला जन्म लेती है। क्रोचे के अनुसार कला की अभिव्यक्ति के लिए इतनी प्रक्रिया पर्याप्त है। सामान्यतः जब हम कला की चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय लिखित कृतियों अथवा रचनाओं से होता है, किंतु क्रोचे जब कला की चर्चा करता है तो उसका अभिप्राय आंतरिक अभिव्यक्ति से होता है जिसका बाह्य अभिव्यक्तिकरण नहीं होता। जब सहानुभूति स्फुरित होती है तो वह अभिव्यंजना के द्वारा कला में परिणत हो जाती है। वह पूरी प्रक्रिया आंतरिक है अर्थात कला की सृष्टि तथा सिद्धि कलाकार के भीतर होती है, बाहर नहीं, क्योंकि द वर्क ऑफ आर्ट द aesthetic work is always internal and that is called external is not longer a work of art। अतः कला की सृष्टि ही नहीं उसकी सत्ता भी बाहर नहीं है। क्रोचे के अनुसार कला आंतरिक होने के साथ साथ अखंड है क्योंकि अंतः प्रज्ञा या सहजानुभूति अखंड होती है। जब सहजानुभूति अखंड होगी तो उसकी अभिव्यंजना भी अखंड होगी, तब स्वभावतः कला भी अखंड होगी। वस्तुतः क्रोचे का अभिप्राय यह है कि कोई भी काव्य, चित्र या मूर्ति अपने पूर्ण अखंड अविभक्त रूप में ही कवि के मन में स्फुरित होती है और उस स्फुरण में ही वह अभिव्यंजना या कलात्मक रूप ग्रहण कर लेती है। बाद में कवि उस अंतःस्थित रूप को कागज पर केवल लेखनीयबद्ध करता है। इसलिए जिस कलाकार का प्रत्यक्षण एवं संवेदन जितना व्यापक, सूक्ष्म और समृद्ध होता है उसकी कला उतनी ही उत्कृष्ट, मनोरम तथा प्रभावशाली होती है। अंतः क्रोचे के अनुसार सहज ज्ञान और अभिव्यंजना में अभेद है। प्रत्येक सहज ज्ञान कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला वस्तु में नहीं अपितु रूप में है, कला अखंड है। उसके बाद अभिव्यंजना और सौंदर्य। क्रोचे ने सौंदर्य जैसे विवादास्पद विषय को भी सरल ढंग से समझाते हुए कहा है कि सफल अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम सौंदर्य है अथवा सफल विशेषण भी अनावश्यक है। केवल अभिव्यंजना को ही सौंदर्य के नाम से जानना चाहिए क्योंकि जो अभिव्यंजना सफल नहीं होती उसे अभिव्यंजना की संज्ञा नहीं दी जाती सकती। Beauty is successful
expressions or rather as expressions and nothing more because expressions when it is not successful it is not expression. क्रोचे की मान्यता है कि कला अंतर की भावना या सहज ज्ञान है और कलात्मक वस्तु का अस्तित्व उसके अभिव्यंजित होने में है. किसी कविता या सुंदर प्राकृतिक दृश्य को हम उस समय सुंदर मानते हैं जब हमारी भावनाएं उसमें अभिव्यंजित होती है. तथा हम उन वस्तुओं में अपनी भावनाओं की अभिव्यंजना करते हैं. कलाकार अपनी कलावृत्ति द्वारा अपनी भावना को अभिव्यंजित करता है. उसका आनंद लेने वाला वही हो सकता है जिसमें वह भावना विद्यमान है. उसके बाद है अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्तिवाद. हिंदी में क्रोचे के सिद्धांत को लेकर काफी भ्रम फैला है. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजना को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर वैज्ञानिक चित्रवाद के संज्ञा दी है. शुक्ल जी ने के इस कथन के बाद से आचार्य कुंतक के वक्रोक्तिवाद के साथ क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना करने पर परंपरा चल पड़ी है, किंतु यह उचित प्रतीत नहीं होता. वस्तुतः क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में उक्ति वैचित्र्य नहीं है. इसे वक्रोक्तिवाद कहना भी गलत है. संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है. वक्रोक्ति से उनका अभिप्राय कथन की वक्रता से है. कुंतक और क्रोचे के सिद्धांतों में कुछ साम्य अवश्य है, परंतु वैषम्य कहीं अधिक है, जो संक्षिप्त में इस प्रकार है. जो कि साम्य देखते हैं हम. क्रोचे और कुंतक दोनों अभिव्यंजना को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं. इस दृष्टि से दोनों कलावादी आचार्य है. उसके बाद दोनों आचार्यों ने काव्य में कल्पना तत्व को प्रमुखता प्रदान की है. दोनों आचार्य अभिव्यंजना अथवा उक्ति को मूलतः अखंड, अविभाज्य और अद्वितीय मानते हैं. दोनों आचार्य अभिव्यंजना अथवा सौंदर्याभिव्यंजना में श्रेणियां नहीं मानते. अभिव्यंजना सफल होती है, कम या अधिक सफल नहीं. वैषम्य. क्रोचे और कुंतक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मूलतः कुंतक अलंकारिक आचार्य हैं, जबकि क्रोचे दार्शनिक. दोनों के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है. कुंतक आनंद को सौंदर्य की सिद्धि ही नहीं अपितु कारण भी मानते हैं, जबकि क्रोचे के अनुसार सौंदर्य और उसकी प्रतिरूप अभिव्यंजना अपना उद्देश्य आप ही है. क्रोचे की अपेक्षा कुंतक के सिद्धांत में वस्तु तत्व की स्वीकृति अधिक रहती है. क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में नीति अनीति का प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि वक्रोक्तिवाद भारतीय दर्शन और विचार परंपरा के अनुरूप नीतिवादी का नहीं त्याग करता. क्रोचे के अनुसार काव्य की सहजानुभूति है, जबकि कुंतक के अनुसार कवि व्यापार. उसके बाद कुंतक वक्रता और वार्ता में स्पष्ट भेद मानते हैं, जबकि क्रोचे उक्ति को कला का मूलाधार मानते हैं, किंतु वक्रता और वार्ता आदि भेद नहीं मानते. प्रमुख ग्रंथ है द एसेंस ऑफ एस्थेटिक, जो सौंदर्य शास्त्रीय विवेचन. नेक्स्ट क्लास हमारा होगा इकाई 8, जो यूनिट 8 है, संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, वो हम देखेंगे. होमवर्क आपको सेम ही कि हैंड राइटिंग के नोट्स आपको सेंड करने हैं और हमें आपका फीडबैक चाहिए तो सर को आपको सेंड करना है. मैं बार बार बोलती हूँ आपको, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और आपको फीडबैक ये नंबर पर देना है. और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे आप फॉलो अप कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय ऑल स्टूडेंट्स.